2015 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज गया है। 12 अक्टूबर से 5 चरण में बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डाले जाएंगे। पटना पर कौन करेगा राज, इसका फैसला 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। बिहार का ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में हार के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए करो या मरो मौका है और तीसरे मोर्चे के प्रयोग के लिए भी बड़ा इम्तिहान। वैसे शेयर बाजार को भी बिहार में बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि रिफॉर्म को लेकर मोदी सरकार का मूड बिहार में हार जीत से आंका जाएगा। बिहार के महासंग्राम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा एक शानदार पैनल बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता राजीव रंजन, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका इस खास कार्यक्रम में। अभय, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करूंगी। नमस्कार। बिहार में क्यों मार्केट्स की नजर है? देखिए, आज ही जो हुआ उससे तो महत्व और बढ़ गया। बीजेपी ने अपनी जीएसटी की रणनीति में एक स्टेप पीछे ले लिया, तो काफी क्रिटिकल हो गया है ऐसे रिफॉर्म्स को पास करना, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपने लिस्ट किए वो तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बट एक आई थिंक 14 से 16 राज्यसभा के उसमें 2016 अब जो इनका लक्ष्य है राज्यसभा में मेजोरिटी पाने का, उसके लिए काफी क्रिटिकल हो जाता है मेजोरिटी इन बिहार। एक तो वो है। दूसरा संभाविक है, जैसा आपने कहा कि दिल्ली में पहले जो सेटबैक लगा, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट इंडिया का हिस्सा है क्योंकि वो एक 3-4 स्टेट्स का मिश्रण है। तीसरा ऐसा है, उसका एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो उसके कंबाइंड में है कि पहली बार फोर्सेस यूनाइट हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कैसे नहीं, रिफॉर्म्स की तर्ज पर जैसे हमने लैंड बिल में सरकार का रवैया देखा, ओआरओपी पर जो उनका फैसला था, क्या ऐसा लग रहा है बाजार को कि काफी सारे निर्णय के पीछे बैकग्राउंड में बिहार की एक थॉट चल रही है? कुछ हद तक तो ओआरओपी में डेफिनेटली और लैंड बिल में डेफिनेटली, और काफी मतलब वो स्वाभाविक है क्योंकि पॉलिटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम इट। वो है हिंदुस्तान में अब तक उसका पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिश्रण अब तक अलग नहीं हुआ, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक नहीं हुआ। सो विदाउट शाइंग अवे इरेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी से इफेक्ट तो पड़ेगा ही। हालांकि बिल्कुल पैरालिसिस नहीं हुआ है, वो एक अच्छी बात है। कई बार हमने पिछले सत्र में देखा था कि एक सरकारें रुक जाती थी और इलेक्शन एक के बाद एक किया, तो ऐसा हुआ कि 4 साल निकल गए, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, इसलिए सब कुछ एक, तो वो लकीली नहीं हो रहा है, बट टू सम एक्सटेंट डिसीजंस डू गेट इम्पैक्ट। यहाँ पर तो पैकेजेस की भरमार हमें नजर आ रही है। एक और आज 1800 करोड़ रुपए बिहार की पावर क्राइसिस के लिए। रामकृपाल सिंह जी, यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते तक भी कह सकते थे कि 50-50 चांसेस लग रहे थे दोनों गुट के, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, मुलायम सिंह यादव बिल्कुल अलग निकल गए हैं, वामपंथी पार्टी मिलकर लड़ेंगी अलग से लगभग सारी सीटों पर। क्या ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के नीचे से जमीन थोड़ी सी खिसकती जा रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप ये कल्पना कीजिए कि जो आदमी अभी जो पार्टी बनने वाली थी, उसके पार्टी के नाम से पहले ही जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसको सारे अधिकार दिए गए कि वो नाम चुनेगा, सारे फैसले वो करेगा, वही अगर नाराज होकर के, एक तरह से आप ये कहिए कि अगर सिर धड़ से अलग हो जाए तो कैसा लगता है। हालांकि अभी भी आज भी लालू जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुलायम जी बहुत महान नेता हैं और तमाम तरह की बातें लेकिन दिख रही हैं। जैसा आपने कहा 50-50, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, इसलिए कि बिहार का इलेक्शन में किसी भी तरह का प्रेडिक्शन मैं बता दूं, ये हमारे आपके लिए जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, तो ये नहीं लेंगे। हो सकता है कि कांटे की लड़ाई हो सकता है कि एक तरफा लड़ाई हो, रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, आज जो मैं लालू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, अगर आपने भी सुना है, मुझे निश्चित तौर पर सुना होगा आप लोगों ने, लालू जी के वे तेवर नहीं थे आज। और जो एक होता है ना कि एग्रेसिव पोस्चरिंग होती है कि अगर है अंदर से कॉन्फिडेंस है तो बड़े आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में, आपकी जुबान में एक तरह का एक बिल्कुल झलकता है वो क्या है। लेकिन आज जैसे ये है कि अब उन्होंने कि बिहार नेपाल से नोट छपेगा आएगा, मैं सिर्फ इससे इस बात को कह रहा हूं कि आज भी ये नेता ये नहीं मान रहे हैं कि हमारा वोटर सन 60 का वोटर नहीं है भाई,
वो नोट पहचानने वाला वोटर है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि किसी को नोट दे देगी नकली और घर में रख लेगा, छापा पड़ेगा। ये जुमलेबाजी तो सही है, लेकिन जुमलेबाजी हमेशा आखिर में छोटी सी की जाती है। बाकी मुद्दे अगर आप कोई विकास की बात करते हैं, कोई और चीज करते हैं और अब तो ये पूरी फाइट और बढ़ेगी, क्योंकि डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन शरद प्रधान जी और बीजेपी और जेडीयू के पास जाने के पहले आपसे एक मैं व्यू लेना चाहती हूँ। हु हैज मोर टू लूज? मेरे पूछने का मतलब है ये एक नीतीश बनाम मोदी वाली जंग बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसके लिए स्टेक्स ज्यादा ऊंचे हैं? क्योंकि एक तरफ दिल्ली के बाद एक जीत की जरूरत है, लेकिन नीतीश के लिए एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है। नीतीश का तो सर्वाइवल का सवाल है अपने होम स्टेट में, लेकिन स्टेक्स अगर देखे जाए तो नेशनल पर्सपेक्टिव में तो बीजेपी के स्टेक्स बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वही फेट होता है जो कि दिल्ली में हुआ तो बहुत एक बड़ा भारी झटका लगेगा। और क्योंकि बिहार और यूपी खाली ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, दोनों में जो पॉपुलेशन की जो एटीट्यूड है, जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, वो बड़ी कॉमन है। तो क्योंकि 2017 में यूपी का चुनाव होना है और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 403 असेंबली सीट्स है, बिहार का असर यूपी पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अगर बीजेपी का वही फेट होता है जो दिल्ली में हुआ है तो यूपी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि वो उनके लिए मोदी के फ्यूचर को डिटरमिन करेगा। क्योंकि अगर बिहार और यूपी में इस तरह का होगा, इसलिए बीजेपी के स्टेक्स मुझे लगता है ये तो हमने सीन सेट कर दी कि बहुत ही एक जरूरी महत्वपूर्ण चुनाव है, हर नजरिए से, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, बिजनेस हो, मार्केट्स हो। तो अब आते हैं राजीव रंजन जी आपके पास। पिछले एक हाथ हफ्ते में जिस तरह से तस्वीर बदल गई है, मुलायम जी एक तरफ हो गए हैं, वामपंथी अलग यहाँ पर लड़ेंगे, अब क्या करेंगे आप लोग? लग रहा है कि जमीन खिसक रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक साथ कई घटनाएं घटी हैं। मुलायम सिंह जी या देवगौड़ा साहब या हरियाणा में जो इंडियन नेशनल लोकदल है, वो स्वरूप एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समाजवादी विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल एक मंच पर आए, ये सोच करके किया गया था। लेकिन बिहार में जमीनी तौर पर अगर जनता परिवार के दो दलों का आधार है तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का आधार है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का जुड़ाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार वोटों का प्रतिशत उनका एक स्थिर वोटों का प्रतिशत है, जो कांटे की लड़ाई में वो मुकाबले में एक बढ़त, हम लोगों की आरंभिक बढ़त उससे स्थापित करने का काम हुआ। मुलायम सिंह जी को जो भी सीटें दी गई थी बिहार के जमीनी तौर पर जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से रंजन जी आपसे विनती है, हम अतीत में ना जाएं। मैं पूछ रही हूं आपसे कि आज की स्थिति में आप लोग कहीं पर, जैसे रामकृपाल सिंह कह रहे हैं कि सर ही कट गया है, और आगे आप क्या रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोग आपके वोट काटेंगे। एक तरफ एनसीपी है, फिर वामपंथी भी हैं, फिर मुलायम सिंह जी भी है, ये अभी तक साफ नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी भी क्या इसमें कूदेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन थोड़ा भगवा जो समर्थन उनकी बातों से कई बार आता है, तो विश्लेषण कई बार उनका बहुत निष्पक्ष नहीं हो पाता है। विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, सर कटने का सवाल बिहार में नहीं है, बिहार की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। 10 वर्षों तक केवल नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तमन्ना जी, किसी विश्लेषण शरद जी ने जो कहा वो बिहार के ज्यादा करीब है, और जमीनी जो सच्चाइयां बिहार की है उसके अनुरूप राजीव रंजन जी माफ कीजिए, यहाँ पर मैं आपको रोककर एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी राय आपको पसंद आ रही है तो आप कह रहे हैं वो अनबायस्ड है, जिसकी नहीं आ रही है वो बायस्ड है। आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कर दीजिए, फिर रामकृपाल सिंह जी को मौका मिलना चाहिए जवाब देने का, और फिर जीवीएल नरसिम्हा राव के पास चलेंगे। जी दमन्ना जी, मैं क्या कहना चाहता हूं, बिहार में विकास और जो एक न्याय के साथ विकास, समाज के कमजोर तबकों का विकास हुआ, और लगातार जीडीपी में 8 वर्षों तक हम लोगों ने देश में पहले स्थान पर अपना स्थान बनाए रखा। बिहार में पर कैपिटा इनकम पिछले 9 वर्षों में 3 गुनी हुई है,
और जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम रहा, आंतरिक संसाधनों की कमी रहने के बाद भी जो एक प्रबंधन और जो एक प्रशासकीय कौशल है नीतीश कुमार जी का, उसने बिहार को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी को समाज के उपेक्षित समूहों को मुख्यधारा में लाने का श्रेय जाता है। तो ये एक मजबूत कॉम्बिनेशन है और जो नेता के ऐलान से लेकर सीटों की सहमति से जो भी बाकी एक बढ़त हो सकती है चुनावी कार्यक्रम में आगे जाने की, वो हमारे महागठबंधन को मिल चुकी है। इसलिए कि नेता का ऐलान बहुत पहले हुआ, सीटों पर सहमति होगी। तो मुझे लगता है कि चुनाव में साफ सुथरे नेतृत्व के साथ जब आप जाते हैं और बिल्कुल स्पष्ट राय के साथ, तो उससे जनता को मन बनाने में सहूलियत होगी। ओके जी, राम कृपाल सिंह जी, आपका रिस्पांस और फिर जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास चलते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि राजीव जी ने जो मुझ पे आरोप लगाए, खैर उससे मुझे राजीव जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से आज एक बात कही है, जिस आदमी को आपने अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था नाम रखने की, आज उसको आप कह रहे हैं उसका तो बिहार में कोई वजूद ही नहीं है। एक बात आप ये कह रहे हैं कि वो यूपी वाले हैं, हम बिहार वाले हैं, यूपी वालों का बिहार में कुछ नहीं चलेगा और बिहार वालों का यूपी में कुछ नहीं चलेगा, देवगौड़ा का भी नहीं चलेगा। तो ये बताइए कि आप ऐसी पार्टी क्यों बना रहे थे जिसका अध्यक्ष एक ऐसे आदमी को बना। मैंने तो मुलायम जी के लिए कहा कि जब मुलायम जी ने छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके अध्यक्ष ही अगर चले गए तो ये बताइए कि आप किस तरह की पार्टी बना रहे थे। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि आज तो मुलायम जी पर आपने कम से कम ये बात नहीं कही कि मेरे ख्याल से उनका एक जो पॉइंट है कि समाजवादी पार्टी की सीट से कोई खास प्रेजेंस नहीं रहा है बिहार में। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव जी का मुलायम जी पर भगवा रंग चढ़ने का आरोप नहीं लगाया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कटवा बढ़ेगी तो ये मुलायम जी पे ही कह सकते हैं उस पर भगवा रंग चढ़ गया। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये अगर आप पर आरोप लगे भी तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आरोप नहीं समझेंगे इसको भगवा रंग का। लेकिन ये बताइए कि आपकी एक प्रॉब्लम जरूर है और उनका नाम है जीतन राम मांझी जी। इनका आप क्या करने वाले हैं? आप सीट नहीं बता रहे हैं, वो रामविलास पासवान से लड़ाई में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट का तो आप, मुझे लगता है, प्लान ही नहीं है बताने का। आगे की क्या प्लान है, या सिर्फ पैकेज पे पैकेज, डीए बढ़ाने वाले प्लान चले आएंगे? जब आपके लिए चुनाव की जो कैंपेन यदि बहुत अच्छा चल रहा होता है तो ये छोटे विषय कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारा कैंपेन छोटा विषय किसको आप कह रहे हैं सर, थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए। नहीं, जो ये यदि टिकट्स को लेकर यदि कोई अपेक्षा ज्यादा है, कम में उनको उस पर राजी होना पड़ेगा। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी जी एक छोटा विषय, चीफ मिनिस्टर का इशू छोटा बता रहे हैं विषय कोई भी, क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणियां की, मैं उसको बहुत छोटा विषय मानता हूं। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, ये छोटा, एक दूसरे के बारे में इस प्रकार के विचार रखना अलग विषय है, लेकिन हमको हमारे सामने जो बड़ा लक्ष्य ये है कि जो 25 साल से जो विकास से अधूरा रह गया बिहार, और जो एक बिहार की जनता की सबसे बड़ा स्टेक है इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का हमारे लिए हर चुनाव महत्व रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व यदि ये चुनाव किसी के लिए है वो है बिहार की जनता जो छुटकारा पाना चाहती है 25 साल की जो विकास की जो कमी रही है, और जो जंगल राज जी, आपका जो प्रोपोजिशन है उसमें बस एक थोड़ा सा सवाल इनसे जरूर पूछ लीजिए कि 7.5 साल तक इनकी पार्टी हमारे साथ सरकार में शामिल थी, तो क्या अपने मंत्रियों को भी ये निकम्मा और नाकारा मानते हैं, या उनकी अकर्मण्यता के लिए कोई दूसरा कोई जवाब है? नहीं, उन्होंने एक तो निकम्मा वगैरह नहीं कहा, लेकिन ये एक पॉइंट है राव साहब, आपको ये मानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जी, आपको मानना पड़ेगा कि जो आप 25 साल कह रहे हैं उनमें आपकी भी लेगेसी और हिस्ट्री जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार की गवर्नेंस के साथ अपने आप को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आसान है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हम जब साथ रहे और उसके बाद जो परिस्थितियां बिहार में बनी, ये जनता को बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक साल हमारे सरकार से हम अलग होने के बाद, एक साल के बाद आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट, स्टेट जीडीपी आधा
आधा स्तर पर आ जाता है, ग्रोथ रेट आधा स्तर पर आ जाता है, 16% से 8% पर आ जाता है, और क्राइम रेट डबल हो जाता है। वो अपने आप में बिल्कुल बड़ी कहानी को बताता है। जैसे ही नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो गठबंधन किया था, जो मैं समझता हूं आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक प्री इलेक्शन राजीव रंजन जी जवाब देंगे। राजीव रंजन जी जवाब देंगे। जी लालू जी, सबसे पहले तो जीबीएल नरसिम्हा राव साहब आप लगातार झूठे आंकड़े दे रहे हैं। एनसीआरबी ने जो 1 लाख व्यक्तियों पर संज्ञेय अपराध के औसत आंकड़े जारी किए, बिहार 22वें नंबर पर है। नहीं मुस्कुराइए नहीं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपके राज्यों में, जिन राज्यों में आपकी सरकारें आंकड़ों उनसे बेहतर एनसीआरबी के आंकड़े बिहार के पक्ष में है। मेरी बात सुनिए। आपने जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े बताए। कोई गलत जीडीपी में जो 4 चरणों में आप बिजनेस चैनल पर हैं, और मैं समझता हूं आप जीडीपी के मूल्यांकन के जो विभिन्न 4 चरण हैं उसमें आंकड़े बदलते हैं, और हम लोग लगातार बढ़ाए हुए हैं। इन आंकड़ों को आप झुटलाने की कोशिश भी करना चाहेंगे, और रिकॉर्ड में आपको चुनौती देता हूं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट राजीव रंजन जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। हम लौटेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। आंकड़ों को एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ब्लैंक जो रखा गया है उस पर किस तरह से की प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए, बिहार महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे विशेष पैनल के साथ कि किस तरह की तस्वीर नजर आएगी हमें 8 नवंबर तक। अभय आयमा जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और काफी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स भी रखे गए। आपको किस तरह का बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, मैं जस्ट लाइक टू गो बैक बिफोर दैट। रामकृपाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, 1960 और बदल गया है, वोटर बदल गया है, और इसका एक एविडेंस है, इसका प्रमाण है। अगर आप लोकसभा इलेक्शन देखें तो कांग्रेस फॉलोड अ लाइन ऑफ नेगेटिविटी कि बीजेपी ऐसा है, मोदी जी ऐसे हैं, नेगेटिव। वेयर एज बीजेपी केप्ट सेइंग कि हम क्या कर सकते हैं, मोदी केप्ट सेइंग कि हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड यू सॉ द रिजल्ट्स। काफी एरियाज में कास्ट टुक अ बैक सीट, रिलीजन टुक अ बैक सीट। अदरवाइज यूपी में उनको जो सीटें मिली वो नहीं मिलनी चाहिए थी, बाई इफ यू गो बाय द कैलकुलेशंस। द रिवर्स हैपेंड इन दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी डिड एग्जैक्टली व्हाट कांग्रेस वाज डूइंग कि केजरीवाल भगोड़ा है, कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी केप्ट सेइंग कि बॉस में पानी में, बिजली में, डेवलपमेंट, एंड यू सॉ द रिजल्ट विच इज हिस्टोरिकल, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि मतलब 2 साल पुरानी पार्टी स्वीप कर गई है असम गण परिषद को छोड़ के। तो मेरे को लगता है पार्टीज हैव टू अंडरस्टैंड। सो बिहार, यस कास्ट विल, बट ह्यूज विल डिपेंड अपॉन कि कैंपेन कैसे। लेकिन वहीं पर तो क्लोज कॉल है, क्योंकि डेवलपमेंट गेम में शरद प्रधान जी, नीतीश कुमार के खुद की एक लेगेसी है, मोदी जी की खुद की एक लेगेसी। आगे क्या करने वाले? लेकिन आगे क्या करने वाले, क्या लालू जी का जो जुड़ना है साथ में वो बैकफायर कर सकता है? बैकफायर तो नहीं करेगा इस वक्त, लेकिन जो पार्टी कार्डर्स हैं उनमें कितनी ज्यादा मिंगलिंग हो पाई है, ये बड़ा भारी सवाल है। और दूसरा एक ये भी फैक्टर है, जो मुलायम सिंह को ये लाए थे और प्रोजेक्ट कर रहे थे, और एक लार्जर अलायंस का, तो ये सबको मालूम था कि मुलायम सिंह इज ऑफ वेरी लिटिल कॉन्सिक्वेंस इन बिहार, जस्ट एज लालू का यूपी में कोई इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, लेकिन लिटिल कॉन्सिक्वेंस की बात करते हुए यहाँ जो राजीव रंजन ने पॉइंट रखा, अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना है बिहार में? उसको तो आप लोग ने बड़ा स्टेज पर आमंत्रित किया और उनके साथ आप लोग खड़े हुए, तो एक जो सिंबॉलिज्म होता है, इतना तो आप कम से कम मानेंगे राजीव रंजन जी के सिंबॉलिज्म के जो माध्यम है, उस पर आप लोग को एक बैकसीट हुआ है, एक झटका तो लगा है मुलायम जी के अलग होने से। देखिए, ये सिंबॉलिज्म है, निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को बहस के तौर पर जरूर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सरकारी कार्यक्रम में आए थे और बिहार में जो जमीनी तौर पर उन्होंने जो एक देखा वो सब कुछ उन्होंने बयान किया। हमारा ये कहना है कि बिहार में जो एक चुनाव को लेकर के जो जमीनी स्थिति है उसमें लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का जमीनी वजूद है, और हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब कोई पार्टी बनती है तो अलग अलग राज्यों में जो इस पार्टी के अलग अलग हिस्सों के जो नेता निकल करके गए, उन्होंने कई सरकारों का नेतृत्व किया, अपने अपने राज्य में वो प्रभावशाली हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में
उनका उतना असर नहीं। अगर हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिल जाए, ये भी हम भी मानते हैं नहीं ये संभव है। आपकी वोट तो बिहार में जो परिस्थिति है उसके अनुरूप ये वोट कटेंगे। इंटरनल कैलकुलेशन क्या चल रही है, अंदरूनी कैलकुलेशन क्या चल रही है? बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये सीधी लड़ाई है। देखिए ये सीधी लड़ाई, बिल्कुल एक वोट नहीं कटेंगे, सीधी लड़ाई है। उनके तरफ भी उस तरह के बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, और जिस तरह से जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बीच जो लड़ाई है, आज दलित और महादलित ये पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित महादलित को मुख्यमंत्री पद से बरगला करके जनता दल यूनाइटेड से बाहर आने के लिए फुसलाया और उसके बाद उनको हाशिए पर पहुंचा दिया। रामविलास पासवान को जो कुछ मिलना है वो उनको दो बिल्ली और बंदर की कहानी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का रिस्पॉन्स जी, ये बड़ी हंसी का विषय है। जीतन राम मांझी को सरकार से पद से हटाने वाले आपके नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो उसके लिए हमें क्यों दोष या श्रेय दिया जा रहा है? ये कहीं न कहीं आपको लगता है ये बहुत ही आपके लिए महंगा साबित होने वाला है। एक दलित मुख्यमंत्री को, महादलित को आपने अपमान करके, पहले तो आपके लिए महंगे साबित। लेकिन एक चीज बताइए जीवीएल नरसिम्हा राव जी, एक मिनट, एक कॉन्ट्रडिक्शन। तमन्ना, नो, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ओके, आप कंप्लीट कीजिए। आपने पहले अच्छा, आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। राजीव रंजन उनको खत्म करने दीजिए। अच्छा, एक एक करके प्लीज जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी आप पॉइंट कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, तो मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले आपके नेता थे जी, और लीची और आम तक उनको खाने नहीं दिया। उस पर आपने सुरक्षा बल को रखा है, उस पर नजर रखने के लिए। तो इसलिए आपकी जो सोच, कितनी छोटी सोच है और कितना आप एक तरह से उनके खिलाफ आपने बदलाव लिया है। इसमें एक पॉइंट मैं जो रखना चाह रही थी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप लोग डेवलपमेंट विकास के मोर्चे पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बीच बीच में ये दलित कार्ड खेलने की जो जरूरत आपको पड़ती है वो क्यों पड़ती है? कंफ्यूजन और डिवाइड एंड रूल भी करते हैं। स्टिक कीजिए ना, क्योंकि आप एक तरफ डेवलपमेंट कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक पूरा सा आपने जो एक अलायंस में अलग अलग लोगों को शामिल किया है, फूड भी डलवाई, ताकि सबके लिए कुछ हो। यदुवंशियों की बात आप कभी करते हैं, कभी जीतन राम मांझी का दलित कार्ड, तो फिर एक चीज पर स्टिक कीजिए ना। नहीं, देखिए, हमारी जो मुख्य प्रॉमिस है जनता के साथ वो विकास है, बट लेकिन जो सामाजिक न्याय विषय जो है, जो पूरे देश में, अब केवल बिहार की बात न करें, केरल में भी एक विषय है, तो सामाजिक न्याय का बात उसी परिप्रेक्ष्य में आता है। उसको हम टोटली डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ये राजनीति का एक सच्चाई है, तो इस सच्चाई से हम दूर नहीं हो सकते हैं। भटक जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी का, उसको तरह तरह के नाम देते हैं, ज्यादा टेम्पटेशन हो जाती है कि वो एक कार्ड खेल ले। और दिल्ली में देखने के बाद भी दे आर कंटिन्यूइंग, इट इज वेरी स्ट्रेंज। आई थॉट दे वुड हैव लर्नड। दूसरा ये भी कर रहे हैं कि इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी करी है। ये बड़ी आम चर्चा है कि मुलायम सिंह को अलग करने में बीजेपी का रोल है, और उनको अलग करके इनको फायदा बीजेपी का ये होने वाला है कि जो मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा था मुलायम सिंह के नाम से, नहीं, वो ये आप कंस्पिरेसी थ्योरी, बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करें, इस पर जीवीएल नरसिम्हा राव का जवाब तो सुनना पड़ेगा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं शरद प्रधान जी। जी, ये यदि इस विषय के लिए ये हमें श्रेय देना चाहते हैं, हमें दोष देना चाहते हैं, मैं उनकी विवेक पर छोड़ता हूं। यदि जनता परिवार के नेता हमारे कहने पर काम करते तो हम इनको लालू और नीतीश को कहने पर नहीं करते हैं। ओके, अंत में क्योंकि समय समाप्त हो गया, अंत में रामकृपाल सिंह जी एक लाइन में रामकृपाल सिंह जी, राम मांझी कितने बड़े फैक्टर हैं या नहीं, बस एक लाइन में प्लीज। तमन्ना जी, मैं केवल ये कहूंगा, शरद भाई जो बात कह रहे थे, 2014 में यूपी में साबित हो चुका है कि लोगों ने परिवार को जिता दिया, पार्टी को वोट नहीं दिया। अगर आप नेता नहीं हैं तो वोट ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात यूपी में साबित हुई, और बिहार में डिपेंड यही करेगा कि लालू यादव बस एक जीतन राम मांझी इतना बड़ा फैक्टर है या नहीं, हाँ या ना, तो आई हैव टू क्लोज द शो। तमन्ना जी, मैं बताऊं, जब आदमी सब्जी लेने जाता है तो धनिया और मिर्ची भी लेता है। तो अभी जो आप इनसे कह रही थी ना कि मांझी जी को दलित कार्ड क्यों खेलते हैं,
उसका भी एक महत्व है। ओके। बीजेपी कोई उससे बहुत अलग नहीं है। तो मांझी जी अगर 4%, 3% का भी फर्क लाते हैं तो बीजेपी के पक्ष में होगा। चलिए, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।